अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुश आमदीद। ENG 522 का लेसन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। लैंग्वेज इन सोसाइटी। सबसे पहले टॉपिक पे आज जी लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले जी हम सोशियो लिंग्विस्टिक के बारे में अब पढ़ने लगे हैं। ये क्या होती है? ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है सोसाइटी के हवाले से। मतलब कि सोशियो लिंग्विस्टिक नाम से ज़ाहिर है सोशियो एंड लिंग्विस्टिक। इसमें जी आप अपनी सोसाइटी के या किसी भी सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि क्या जी किसी भी सोसाइटी का इफ़ेक्ट पड़ता है किसी लैंग्वेज पे। ठीक है, तो जी इसमें सोसाइटी और लैंग्वेज के बीच के रिलेशनशिप्स को और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है और ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। यहाँ पे जी उन्होंने बताया है सोशियो लिंग्विस्टिक्स और सोशियोलॉजी में फ़र्क है कुछ। सोशियो लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है, सोसाइटी के इफ़ेक्ट लैंग्वेज पे क्या क्या हो सकते हैं वो स्टडी किया जाता है सोशियो लिंग्विस्टिक में, जबकि सोशियोलॉजी में लैंग्वेज के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं किसी भी सोसाइटी पे वो स्टडी किया जाता है। जब सोसाइटी के इफ़ेक्ट स्टडी किए जाएं लैंग्वेज पे तब जी वो होता है सोशियो लिंग्विस्टिक। जब लैंग्वेज के इफ़ेक्ट जो हैं वो स्टडी किए जाएं सोसाइटी पे वो जी सोशियोलॉजी में आता है। ठीक है, ये जी एक MCQs है कि सोशियो लिंग्विस्टिक ओवरलैप टू अ कंसिडरेबल डिग्री विद प्रैग्मेटिक्स। जी इससे आप कह सकते हैं कि ये कहीं हद तक ओवरलैप करता है प्रैग्मेटिक्स से, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में प्रैग्मेटिक्स तो यही होता है ना कि आप कैसे बोलेंगे सिचुएशन के हवाले से, आप कैसे समझते हैं अगले को, अपनी सोसाइटी अपने कल्चर के क्या असूल होते हैं लैंग्वेज के हवाले से। प्रैग्मेटिक्स इसी में आता है ना, तो सोशियो लिंग्विस्टिक भी तकरीबन इसी में वैरी करती है। अच्छा जी, ये ऊपर वाली लाइन जो सबसे है वो गलती से हाईलाइट हो गई, या नीचे से शुरू करें। लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर एंड और बिहेवियर में ईदर इन्फ्लुएंस और डिटरमिन सोशल स्ट्रक्चर। उनका कहना है कि जब जो कोई लैंग्वेज बोलता है ना, जिस तरह वो लैंग्वेज बोलता है उसका बिहेवियर, लिंग्विस्टिक बिहेवियर, उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि उसका सोशल स्ट्रक्चर क्या है। तो आप ये किसी हद तक कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर और बिहेवियर में इधर इन्फ्लुएंस और डिटरमिन सोशल स्ट्रक्चर। एक जो है इंसान वो बहुत ही पेंडू तरीके से बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज में बहुत ही पेंडू किस्म के वर्ड हैं, तो आप उसकी लैंग्वेज सुन के अंदाज़ा लगाते हैं ना कि ये किस क्लास से बिलोंग करता होगा। वही चीज़ वो इधर बता रहे हैं। दिस इज़ द व्यू दैट इज़ बिहाइंड द वॉर्फियन हाइपोथेसिस। ये जी वॉर्फियन हाइपोथेसिस, वॉर्फियन जो था एक क्या था, बस था कोई शख्स, उसने जी ये हाइपोथेसिस दिया, उसने ये क्लेम दिया, द क्लेम दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस हाउ इट्स स्पीकर्स व्यू द वर्ल्ड इज़ today most usually associated with the linguistic E. Sapir and his student B.L. Worf। ये जी दो लोग थे, इन लोगों ने ये क्लेम दिया, ये एक तस्वुर दिया कि जी किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज स्ट्रक्चर को आप देख के ये बता सकते हैं कि जी वो बंदा किस सोशल क्लास से, किस सोशल स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है। आपकी लैंग्वेज इस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकती है या डिटरमिन कर सकती है आपकी सोशल स्टेटस को। तो जी इस जो पूरे क्लेम को कहा जाता है सैपिर वॉर्फ हाइपोथेसिस और द वॉर्फियन हाइपोथेसिस। ठीक हो गया। आगे जी ये MCQs है, आपने खुद पढ़ लेना है। टॉपिक नंबर 36 पे आ जाएं। लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड कॉन्टैक्ट। लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्या होती है? जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस होंगी, जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस तादाद में ज़्यादा होंगी, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, तो वो क्या होगी? लैंग्वेज डाइवर्सिटी होगी। एक दूसरे से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जितनी होंगी वो डाइवर्सिटी में आएंगी, वो डाइवर्सिटी बनाएंगी जो है दुनिया में। अगर एक ही लैंग्वेज सारे बोलेंगे और एक ही लैंग्वेज सबकी होगी तो कोई डाइवर्सिटी नहीं होगी। अगर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलते हैं, एक लैंग्वेज दूसरे से मुख्तलिफ है, तो जी लैंग्वेज डाइवर्सिटी इसे कहते हैं। ठीक है जी, ये जी सारे MCQs हैं जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं या आपने पढ़ने हैं। ये जी यहाँ पे भी MCQs है। तो उन्होंने बोला द हाईएस्ट लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया। MCQs
फिर जी यूनेस्को एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर्स ने जी ये एक बनाया प्रोजेक्ट, जिसे जी एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता था वो लैंग्वेजेस को मॉनिटर करने के लिए जो कि नापैद होने जा रही थी, मतलब जो डेंजर में थी, इंडेंजर्ड में थी कि उनके स्पीकर्स ख़त्म हो रहे थे बोलने वाले, तो वो नापैद होती जा रही थी। तो ऐसी जो है लैंग्वेजेस को मॉनिटर करने के लिए एक प्रोजेक्ट यूनेस्को ने बनाया। एंड अदर MCQs, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। अच्छा जी, ये जो पूरा पैराग्राफ है उन्होंने उसमें कहा कि जी हमें पता है हमारे पाकिस्तान में कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं, एक रीजन में भी कितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस एक दूसरे से मुख्तलिफ बोली जाती हैं, जबकि पर यह कि उर्दू जो है वो डोमिनेंट लैंग्वेज है हमारे जो है पाकिस्तान में, यूनिक स्टेटस रखती है वो अपना। बट एट द सेम टाइम उनका कहना है कि पंजाबी भी कुछ कम नहीं है, पंजाबी भी बहुत ज़्यादा हाई मिक़दार में बोली जाती है। अब जी फिर उनका कहना है पर ड्यूरिंग द रीसेंट ईयर्स ये स्टडी किया गया, ये देखा गया कि पंजाबीज़ के जो चिल्ड्रन है ना उनकी अब फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी नहीं रही, उर्दू ने उसे रिप्लेस कर लिया हुआ है। ठीक है, ये एक MCQ के तौर पर बताया है। इसके अलावा अब इस में ये MCQs ही हैं जिसमें वो पाकिस्तान में मौजूद लैंग्वेज डाइवर्सिटी के बारे में आपको बता रहे हैं। द लिंग्विस्टिक पिक्चर इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स एज इन सिंध, सिंधी इज़ स्पोकन इन रूरल सिंध वेयर एज उर्दू इज़ अर्बन इन अर्बन सिंध। जी उनका कहना है कि सिंध में कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है लैंग्वेज डाइवर्सिटी। सिंधी जो है वो जो है देहाती सिंध के इलाकों में सिंधी बोली जाती है, जबकि अर्बन सिंध में जो है वो उर्दू बोली जाती है, और गुजराती जो है उनकी माइनॉरिटीज़ बोलती हैं, जो कि क्या कहते हैं कोई कास्ट का ऐसे माइनॉरिटीज़ में हैं इस तरह लोग, वो लोग बोलते हैं गुजराती। जबकि NWFP में पश्तो बोली जाती है, और एक है डिस्ट्रिक्ट हज़ारा जिसमें हिंदकू बोली जाती है। ये जी आपने MCQs देख लेने हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 37 पे आ जाए जी, लैंग्वेज एंड जेंडर, सेक्स वर्सेस जेंडर। सेक्स जी आप इसे कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल डिफरेंस जो कि किया जाता है, जिस बेस पे किया जाता है, बायोलॉजी की बेस पे किया जाता है जो डिफरेंस, वो जी सेक्स से रेफ़र करते हैं। ठीक है, जेंडर जी, जेंडर रेफर्स टू द कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल करैक्टरिस्टिक्स। किसी भी कल्चर में किसी भी जो जेंडर का करैक्टरिस्टिक्स एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुके होते हैं वो जी जेंडर होता है। जैसे कि ये मेल है, ये काम करेगा, ये ऐसे करता है, ये वैसे बोलता है, इसका ये हेयर स्टाइल होगा, इसका ये ड्रेसिंग होगी। यहाँ अगर इन चीज़ों से आप परे भी हट जाएँ, अगर आप जैसे कि अगर आपके कल्चर में दही को मेल समझा जाता है, जहाँ होता है उसके बारे में इस्तेमाल होता है तो जी फिर वो जी जो है ये जेंडर जो है वो आपके कल्चर की बेस पे कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, कि ये मेल है, ये फीमेल है। सेक्स जो है वो आपके बायोलॉजी के ऊपर बेस करता है। होप सो ये डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। जेंडर बाउंड्रीज क्या होती हैं? अच्छा जी, उनका कहना है सिंस जेंडर इज़ कल्चरली कंस्ट्रक्टेड द बाउंड्रीज आर कंसेप्चुअल रेदर देन फिज़िकल। जब आपको पता है कि जेंडर आपके कल्चर की बेस पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, आपके कल्चर में जो भी जेंडर की, जिस भी जेंडर की जैसे भी डेफिनेशन होगी उसके बेस पे वो जेंडर डिफ़ाइन होगा, तो फिर आपका ये जो कंसेप्ट है ये फ़िज़िकल बेस पे नहीं होगा। कि जैसे अब बहुत ही फजूल मिसाल है, जैसे कि आजकल कुछ फजूल किस्म की ज़हनियत के लोग ये मेल जो है ख़ुद को फ़ीमेल समझने बैठा होता है, और फ़ीमेल जो है वो ख़ुद को मेल समझने बैठी होती है। जी उन कहते हैं हमारे कल्चर में ये है। ठीक है, तो वो जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स की बेस पे जेंडर को डिफ़ाइन करते हैं, वो फ़िज़िकल बेस पे या बायोलॉजिकल बेस पे नहीं खुद को डिफ़ाइन करते। तो ये है जी जेंडर की डेफिनेशन। और जेंडर बाउंड्रीज़ फिर उन्होंने ये कहा कि जेंडर बाउंड्रीज़ कोई भी ऐसे मार्कर्स या कोई भी ऐसे सिम्टम्स या सिंबल्स जिसकी बेस पे हम किसी जेंडर को डिफ़ाइन करते हैं या
पहचान पाते हैं वो जी बाउंड्रीज होती हैं। बाउंड्रीज रिक्वायर मार्कर्स टू इंडिकेट जेंडर सच एज वॉइस, फिजिक, ड्रेस, बिहेवियर, हेयर स्टाइल, काइनेटिक्स, लैंग्वेज यूज़। ठीक है, एक मेल है उसकी वॉइस कैसे होगी, उसकी फिजिक क्या होगी, ड्रेसिंग वो कैसे करेगा, कैसा बिहेवियर करेगा अपनी जेंडर की बेस पे, ये सारे उसके मार्कर्स हैं उसकी जेंडर के, जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये क्या है मेल है, फीमेल है, या खुद को क्या समझता है। ठीक है, जेंडर रोल्स थी वो रोल्स जो कि किसी भी कल्चर में किसी भी जेंडर को दे दिए जाते हैं कि ये मेल है, ये घर की ज़िम्मेदारी निभाएगा, ये फीमेल है, ये किचन की ज़िम्मेदारी निभाएगी, घर को संभालेगी, ये करेगी, वो करेगी। ये जो सारे रोल्स हैं जो कि डिफरेंट सेक्सेस को दे दिए जाते हैं, डिफरेंट जेंडर्स को दे दिए जाते हैं, वो रोल्स जेंडर रोल्स कहलाते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? किसी भी जेंडर के बारे में एक्सट्रीम किस्म की थॉट्स रखना या कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स में आते हैं। जैसे कि मेल्स के बारे में जी ये तो इस मर्द होते ही ऐसे हैं, और औरतों के बारे में औरतें होते ही चालाक हैं, होशियार हैं, पता नहीं क्या कुछ जो एक्सट्रीम किस्म की थॉट्स एक डेवलप हो जाती हैं ना कि सारे मर्दों को उस एक मर्द के ही जैसे समझने बैठ जाते हैं, वो जी ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स में आते हैं। जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है? एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स के जेंडर की बेस पे उनको अनइक्वली फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जैसे कि मेल्स हैं वो कभी भी बाहर जा सकते हैं, उनको किसी भी समझ लें प्रेफर दिया जाता है कि फ़ीमेल की बजाय मेल को हायर किया जाए इन एम्प्लॉयमेंट्स, या उनको ज़्यादा रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। इस तरह जो होती है ये जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन ये होती है कि एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स होता है बिटवीन जेंडर, सोशली वैल्यूड रिसोर्सेज, पावर, प्रेस्टीज एंड पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, ये जी जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन में आता है। ये जी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें, अ डिवीजन इन सोसाइटी वेयर ऑल मेंबर्स आर हायरार्किकली रैंक्ड अकॉर्डिंग टू जेंडर। ठीक है, जेंडर आइडियोलॉजी जी वही जो बात है, एक जो कॉन्सेप्ट, एक जो आइडिया हमारे दिमाग में जेंडर का बैठ चुका है कि जी ये मेल है, इसके ये रोल्स होंगे, ये ऐसी बिहेवियर शो करेगा, ये ऐसी लैंग्वेज बोलेगा, ये जी सारे जेंडर आइडियोलॉजी में आता है। जेंडर इज़ इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ सोशल inequality MCQs. Gender stratification frequently takes the form of patriarchy where men डोमिनेट वुमेन। जी जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन जो है ना, ये जो जेंडर की एक डिवीजन कर दी गई है कि ये जेंडर को इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ ने एक ना पैट्रियार्की की फॉर्म हमारे सोसाइटी में डेवलप कर दी है। पैट्रियार्की की वो होता है जिसमें मेन डोमिनेट होते हैं बजाय के वुमन के। एक किसी भी सोसाइटी में मेन डोमिनेट है, मेन ने अपनी जो है बहुत ज़्यादा वाह की हुई है उस सोसाइटी में, उसकी ज़्यादा चलती है, तो वो जी पैट्रियार्की की फॉर्म वहाँ पे आ जाती है। जेंडरलेक्स क्या होता है? कोई भी जेंडर जिस तरह की भी लैंग्वेज बोलता है वो जी जेंडरलेक्स में होता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बोला है मेंस जो होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो सोशली डिसफेवर्ड जो है लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कि आप अपनी गैदरिंग में, अपने घर की गैदरिंग में बैठ के नहीं बोल सकते। वो ज़्यादातर डिसफेवर्ड जिसे कहते हैं ना कि पसंद नहीं की जाती लैंग्वेज, वो ज़्यादातर बोलते हैं। जबकि वुमेन्स जो हैं वो ऐसी लैंग्वेज को प्रेफर करती हैं जो कि उन्हें सोशली ज़्यादा फेवर में लेके आए, ज़्यादा उन्हें बेनिफिट्स दे, वो ऐसी लैंग्वेज बोलती हैं, पोलाइट वे में वो बोलती हैं। जैसे कि नीचे उन्होंने मिसाल भी दी है कि मैन क्या होता है, मैन कैसे बोलते हैं व्हाट अ टेरिफिक आइडिया, जबकि वुमेन क्या बोलती है व्हाट अ डिवाइन आइडिया। दोनों में ये डिफरेंस है कि एक सोशली डिसफेवर्ड किस्म की लैंग्वेज बोलता है और जो फीमेल हैं वो सोशली फेवर्ड लैंग्वेज बोलती है। दूसरी है शिट, यू आर पुट द पीनट बटर इन द फ्रिज अगेन, जबकि वुमेन क्या बोलती है, ओ डियर यू आर पुट द पीनट बटर इन द फ्रिज अगेन। तो ये है फोनोलॉजिकल वेरिएशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। जी अब उनका कहना है कि जो इन फॉर्म है ना, इन
INN, ये जी इनफॉर्मल सेटिंग्स में प्रेफर किया जाता है कि ये इनफॉर्मल सेटिंग में बोली जाए, जबकि इंग ING इंग फॉर्म जो है वो प्रेफर की जाती है फॉर्मल सेटिंग में। तो मेन जो होते हैं वो इन बोलते हैं ज़्यादातर फॉर्मल सेटिंग में भी, जबकि गर्ल्स जो हैं वो इंग बोलती हैं। ठीक है, अब जी उन्होंने इस पैराग्राफ में इंग की जो है ना ING इंग फॉर्म, उसको बताया गया है कि ये सिम्बोलाइज़ करता है फॉर्मेलिटी को, और इसके ज़रिए ज़ाहिर होता है कि वो बंदा पोलाइट है या कंप्लाइंट है। इन अदर वेज़ क्या कह सकते हैं कि मतलब वो सोशल रूल्स को फॉलो करता है। वो अगर फॉर्मल सेटिंग्स में वही लैंग्वेज बोलेगा जो कि सोसाइटी के हवाले से बेहतर है, सोसाइटी के हवाले से रूल गवर्न है, तो फिर ठीक है, उस बंदे को ज़्यादा फेवर मिलेगी फिर। ठीक है, और इसके अलावा और क्या डिफरेंस है जी, मेन जो हैं वो जो वोकलिक आर होता है, पोस्ट वोकलिक आर, उसका इस्तेमाल कम करते हैं। इससे मुराद है कि वो जो ब्रिटिश एक्सेंट में आर नहीं, थोड़ा सा अजीब किस्म का उड़ाई देते हैं, ये वो है। तो जो मेन होते हैं वो इसका इस्तेमाल कम करते हैं, जबकि वुमेन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। इसके अलावा मेन जो हैं वो डिस और डैट बोलते हैं, जबकि वुमेन दिस और दैट कहती हैं। इसके अलावा मेन जो है वो डबल निगेशन यूज़ करते हैं, मतलब कि वो एक ही सेंटेंस में डबल जो है नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, नॉट या नो, इस तरह डबल निगेशन इस्तेमाल करते हैं, जबकि वुमेन सिंगल निगेशन इस्तेमाल करती हैं। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ग्रामेटिकल वेरिएंट्स पे आ जाए जी, उनका कहना है कि बॉयज़ जो हैं वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गर्ल्स की बजाय। बॉयज़ आर रूल ब्रेकर्स। इंटोनेशन क्या होता है? इंटोनेशन जी लैंग्वेज में कैसे, कहाँ पे रिदम लाना है, किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस डालना है, किस वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस डालना है, क्या रिदम करना है, कैसे कहाँ पे पिच ज़्यादा करके बोलनी है, कहाँ पे कम करके बोलनी है, ये सारी जो एक मेलोडीज़ होती हैं कन्वर्सेशन की या लैंग्वेज की, वो जी इंटोनेशन में आती है। कि आपने एक सेंटेंस बोला है, ठीक है, आप सीधी तरीके से भी बोल सकते हैं, पर आपने किसी चीज़ पे बहुत, किसी वर्ड पे बहुत ज़ोर डाल के बोला है, कहीं पे आपने पिच ज़्यादा कर दिया है, कहीं पे कम कर दिया है, एक रिदम से आप बोल रहे हैं, तो फिर वो इंटोनेशन में सारी चीज़ें आती हैं। उनका कहना है कि वुमेन्स जो हैं वो जी ज़्यादा ये देखा गया है कि वो पिचेस का इस्तेमाल बहुत करती हैं, और ये कि वो अपने वॉल्यूम को और वेलोसिटी को, अपने वॉल्यूम को और वेलोसिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा रैपिड तौर पर शिफ्ट करती हैं ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग स्पीकिंग लैंग्वेज, जो भी कह लें आप, ये देखा गया है। इन अदर वर्ड्स, वुमेन टॉक melodically and faster than men who are more monotone and slower. वुमेन जो है देखा गया है कि ज़्यादा वो मेलोडिक वे में बात करती हैं, ज़्यादा एक जैसे गाना नहीं गा रहे कोई उस तरीके से बात करते हैं, और ज़्यादा जल्दी में बात करती हैं, फास्टर वे में बात करती हैं, बजाय के मेंस के। मेन को ज़्यादातर देखा गया कि वो मोनोटोन में बात करते हैं, मतलब एक ही टोन होती है उनकी सारी सेंटेंस में वो नहीं जहमत गवारा करते कि वो पिच हाई कर लें, पिच लो कर लें। हालांकि पता नहीं क्या सभी एक लैंग्वेज बोलते हैं जैसी। खैर अब उनका कहना है, व्हाट डज टेकिंग मेलोडिकली एंड फास्टर इम्प्लाई, क्या इम्प्लाई करता है जी? इमोशनलिटी एंड नेचुरल इम्पल्सेस, के वो जो वुमेन है वो ज़्यादा इमोशनैलिटी अपनी लैंग्वेज में लेके आती है, ज़्यादा इमोशंस के साथ और नेचुरल इम्पल्सेस के साथ वो बोलती है, जबकि मैन जो के देखा गया है कि मोनोटोन और स्लोअर पेस पे बात करते हैं, वो जी कंट्रोल और रिस्ट्रेंट ज़ाहिर करते हैं। इससे उनकी लैंग्वेज से ये ज़ाहिर होता है कि वो अगर एक ही मोनोटोन में बात करते हैं तो वो कंट्रोल और रिस्ट्रेंट में बात कर रहे हैं। इसके अलावा जी ये जो सारा पैराग्राफ है ना, ये जी उन्होंने यही बताया है, बार बार ना एक ही चीज़ को दोहराते जा रहे हैं कि आखिर वुमेन जो है वो क्यों हाई पिच या डिफरेंट पिचेस में बात करती हैं। जी आपने एक बार पढ़ लेना है, MCQs हैं। टैग क्वेश्चन,
टैग क्वेश्चन इस्तेमाल किए जाते हैं, वुमेंस जो हैं वो ज़्यादा टैग क्वेश्चन इस्तेमाल करती हैं बजाय के मेन के। टैग क्वेश्चन क्या होते हैं? ओपन द डोर फॉर मी कुड यू, मतलब ये जो आगे से एक कंफर्मेशन के लिए छोटा सा क्वेश्चन होता है ना, कुड यू, इजंट, आर्ट यू, इस तरह के जो होते हैं वो टैग क्वेश्चन कहलाते हैं। अच्छा जी, उनका कहना है जो इफ़ेक्टिव टैग्स होते हैं ना, टैग क्वेश्चन ही होते हैं, इफेक्टिव लगाने से कुछ अलग नहीं, उन्होंने कह दिया, एक ही चीज़ है, ठीक है। इफ़ेक्टिव टैग्स जो होते हैं ना, ये ज़्यादातर अगर आप कहें ना कि ये वो स्पीकर को कुछ समझ नहीं आई तो उसने ये टैग क्वेश्चन पूछा है, नहीं, ये इसलिए नहीं पूछे जाते। ये बस आप कह लें कि एक तरह का नॉर्म समझ लें, आप एक तरह का कल्चरल ट्रेंड समझ लें इसे, या आप ये समझ लें कि जी जो वो बोल रहा है, जो कि टैग क्वेश्चन कर रहा है, उसे कंसर्न है, तो उसने आगे से बोला कि आया कि वो कंफर्म करना चाहता है या कि अगला ये काम करेगा भी नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए ये बोले जाते हैं। आगे से जी अफेक्टिव टैग्स की दो किस्में हैं। सॉफ्टनर्स जी, उनका कहना है, ये पहली मिसाल देखें, ओपन द डोर फॉर मी कुड यू। सॉफ्टनर्स वो होते हैं कि जब कोई आप डिमांड अपनी करते हैं तो उसे सॉफ्ट करने के लिए जी टैग क्वेश्चन डाला जाता है, तो वो जो ये ऐसे टैग्स को सॉफ्टनर्स कहा जाता है कि अगर आप डायरेक्ट किसी को ऐसा डिमांड कर देंगे, कमांड कर देंगे, ओपन द डोर फॉर मी, तो ये थोड़ा सा इम्पोलाइट वे में आता है, तो आपको थोड़ा सा उसे सॉफ्ट करना है अपनी कमांड को, तो जी आप आगे से कुड यू बोल देते हैं। इसके अलावा फैसिलिटेटिव टैग्स जी, ये सेकंड मिसाल देख लें, हिज पोर्ट्रेट आर क्वाइट स्टैटिक बाय कंपैरिजन आरंट दे। फैसिलिटेटिव टैग्स वो होती हैं कि जिसमें आप अपने जो है लिसनर को इंगेज करने की कोशिश करते हैं, या अपनी जो एक आपने राय दी है, आप ये चाहते हैं कि वो उससे एग्री कर जाए या आपको कंफर्म कर दे कोई चीज़, पता नहीं कि आप करने की कोशिश करते हैं कि अपनी ईगो को किसी तरह सेटिस्फाई करे, पता नहीं क्या। बहरहाल ये जो किस्में हैं होती हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर डिफरेंसेस पे आ जाइए, जो मेल्स और फीमेल्स की लैंग्वेज में डिफरेंस है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या वजह हैं इसकी, तो जी ये आपने पढ़ना यहाँ तक सारा है। इसमें से मैं कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला ये कि सब ऑर्डिनेट ग्रुप्स मस्ट बी पोलाइट, कि जो सब ऑर्डिनेट ग्रुप है ना, जो कि माइनॉरिटीज़ में हैं या फिर जो पावर में नीचे हैं जी, उनको पोलाइट वे में बोलना ही बोलना होता है। वो ऐसी वैसी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पोजीशन ही नहीं है यूज़ करने की, तो फिर इसीलिए फिर जो फीमेल्स हैं उनको सब ऑर्डिनेट ग्रुप में माना जाता है कि वो सब ऑर्डिनेट ग्रुप है, तो उसको पोलाइट वे में ही बोलना चाहिए, उसकी लैंग्वेज में इसलिए डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा जी यहाँ पे एक है मैकिस्मो। अब ये मैकिस्मो है या मैचिस्मो है मुझे नहीं पता। अच्छा, बहरहाल ये मैचिस्मो क्या है, इसका मतलब वर्नैकुलर फॉर्म्स एक्सप्रेस मैचिस्मो। मेंस का ये कॉन्सेप्ट है या उनकी ऐसी सोच है कि अगर हम ये पोलाइट लैंग्वेज या वर्नैकुलर लैंग्वेज या स्टैंडर्ड लैंग्वेज की फॉर्म्स यूज़ करेंगे ना, तो हमारी ना लैंग्वेज औरतों से मुशाबहत करेगी, तो हमें ये नहीं करना। इसलिए उनकी लैंग्वेज ज़रा दूसरी किस्म की होती है, ज़रा उसमें अलग किस्म के अल्फाज होते हैं। आई एम श्योर यू ऑल नो, ठीक है। तो मैचिस्मो जी ये है कॉन्सेप्ट के वो जी कहते हैं कि हमें औरतों से मुशाबहत नहीं करनी, इसलिए वो जो है दूसरी लैंग्वेज दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोवर्ट प्रेस्टीज मतलब स्पीकिंग वाइट, इसका मतलब है कि अब आगे लिखा हुआ है, बिकॉज वुमेन मॉडल देयर बिहेवियर ऑन मिडिल क्लास स्टाइल्स, मैन कोवर्टली प्रेफर वर्किंग क्लास स्पीच। कोवर्ट प्रेस्टीज वो होती है नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है, जो कि बाहर की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन है, वर्किंग क्लास में वो लैंग्वेज बहुत इन है, ठीक है। तो मैन क्या करते हैं, वो ये जो है वर्किंग क्लास की लैंग्वेज है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज को कि जो इन है उनके बाहर के वर्किंग क्लास में, उनके बिज़नेस में या उनके बाहर की जो सोसाइटी है वो उसमें। घर में औरतें कैसे बोलती हैं या वैसे औरतें कैसे पोलाइट वे में बोलती हैं वो उसे प्रेफर नहीं करते, वो ज़्यादातर जो है ये इस कोवर्ट प्रेस्टीज को प्रेफर करते हैं जो कि वर्किंग क्लास में इन होती है।
ठीक है। इसके अलावा ये बेशुमार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, पीछे से हम पढ़ के आ रहे हैं, एक बार इसे पढ़ लेना मुनासिब होगा। अच्छा जी, लिंग्विस्टिक इनसिक्योरिटी क्या होती है? उनका कहना है कि वुमेंस जो होती हैं ना, वो ज़्यादातर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म्स या प्रेस्टीज फॉर्म्स, जो पोलाइट फॉर्म्स कहलाई जाती हैं, वो इसलिए यूज़ करती हैं कि वो ना डरती हैं कि उनको जो है उनकी इसी बेस पे ज़्यादातर जज किया जाएगा कि उनकी लैंग्वेज कैसे है, उनकी सोसाइटी जो है उनको इसी बेस पे ज़्यादातर जज करती है। तो फिर जहाँ वो इस डर से कि उनको उनकी लैंग्वेज की बिना पर अलग ना कर दिया जाए सोसाइटी में, उनको किसी तरह की इस तरह समझा ना जाए कोई ऐसी वैसी चीज़ जो ऐसी वैसी इंसान ना समझ लिया जाए, तो इस वजह से वो पोलाइट फॉर्म्स या प्रेस्टीज फॉर्म्स यूज़ करना ज़्यादा मुनासिब समझती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला लिंग्विस्टिक इनसिक्योरिटी। लिंग्विस्टिक इनसिक्योरिटी यही होती है कि अपनी लैंग्वेज की बेस पे उन्हें इनसिक्योरिटी ना हो जाए कि भाई मेरी लैंग्वेज ऐसी वैसी है तो मुझे ऐसे ना ये लोग सोसाइटी में अलग कर दें, या मुझे ऐसा ना समझ लें वैसा ना समझ लें। ये होती है लिंग्विस्टिक इनसिक्योरिटी, अपनी लैंग्वेज की बेस पे इनसिक्योरिटी फ़ील करना। ठीक है, तो ये सारी एक्सप्लेनेशन है और ये एक बार पढ़ के पढ़ने वाली चीज़ है, कोई इतनी समझने वाली चीज़ नहीं है कि गहराई में जाया जाए। जेंडर आइडेंटिटी पे आ जाए जी। जेंडर आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज इन पाकिस्तान। उनका कहना है, सबसे पहले MCQs, द स्टडी ऑफ जेंडर एंड लैंग्वेज इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स स्टार्टेड विद रॉबिन लैकऑफ 1975 बुक नेम्ड लैंग्वेज एंड वुमेंस प्लेस। जी इसने जी ये बुक लिखी वुमेंस प्लेस पे और लैंग्वेज। उसने जी वुमेन रजिस्टर जो है वो एक चीज़ बनाई कि वुमेंस जो हैं वो कौन कौन सी फॉर्म्स यूज़ करती हैं, वो सारा उसने उसका रजिस्टर तैयार किया कि ये फॉर्म्स जो है वुमेन बोलना प्रेफर करती हैं। और उसका कहना था दैट इज़ यूज़ टू मेंटेन वुमेंस इन्फीरियर रोल इन सोसाइटी। वो जो फॉर्म्स यूज़ करती हैं, जो लैंग्वेज की फॉर्म्स यूज़ करती हैं, वो फॉर्म्स जो हैं वो जो फॉर्म्स हैं वो ज़ाहिर करती हैं या बरकरार रखती हैं वुमेंस का इन्फीरियर रोल सोसाइटी में, उसका एक पोलाइट वे, उसका एक सबऑर्डिनेट रोल जो कि वो अदा करती है एक सोसाइटी में, वो जी ये उसका ज़ाहिर करती हैं ये फॉर्म्स। तो जी उसने आगे फिर उसकी एग्जांपल दी कि जैसे कि कौन कौन सी फॉर्म्स यूज़ करती हैं वुमेंस। जी मिनिमल रिस्पॉन्सेस होते हैं उसके, जैसे कि या इस तरह के वो प्रेफर करती हैं मिनिमल रिस्पॉन्सेस। इसके अलावा यूज़ ऑफ क्वेश्चन, मतलब कि उनका कहना है कि देखा गया कि मेंस, अगर आप कहें ना कि अगर किसी मर्द से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके दिमाग में यही होगा कि भाई इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो इसे इसका जवाब चाहिए सीधा, ठीक है। जबकि वुमेन अगर क्वेश्चन पूछती है ना तो फिर उसका ये नहीं होता, उसका ये होता है कि या तो कन्वर्सेशन शुरू की जाए या अटेंशन हासिल की जाए, या फिर अगर उसे पहले से ही सच पता होता है तो फिर वो मतलब कि जानबूझ के वही क्वेश्चन पूछती है कि देखती हूँ कि ये क्या बोलता है। खैर अच्छा, बहरहाल आगे जी आ जाएँ टर्न टेकिंग पर। टर्न टेकिंग पे भी यही देखा गया है कि मेंस जो होते हैं वो ज़्यादातर डिसिप्लिन्ड होते हैं। देखा गया है कि वो एक बात ख़त्म करके फिर अगला टर्न लेता है, फिर एक पूरी कन्वर्सेशन चलती है, देन अगला टर्न। ये नहीं है कि एक बात हो रही है उसी में बीच में दूसरी बात ठोक दी है। वुमेंस का ये देखा गया है कि उनके जो इस तरह के इंटरेक्शन होते हैं या टर्न टेकिंग के जो सिलसिले होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कोई बात कहीं जा रही होती है, कोई टर्न कहीं ले रहे होते हैं। खैर इसके अलावा फिर टैग क्वेश्चन आ जाता है। टैग क्वेश्चन में भी यही पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखा गया है कि वुमेंस जो हैं वो ज़्यादा टैग क्वेश्चन यूज़ करती हैं, विच शोज़ द सोशल पोजिशनिंग ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। ठीक है, टॉपिक नंबर 38 पे आ जाइए, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। उनका कहना है कि एवरी टाइम वी स्पीक वी आर निगोशिएटिंग एंड रीनिगोशिएटिंग आवर सेंस ऑफ सेल्फ इन रिलेशन टू द लार्जर सोशल वर्ल्ड। के जब जब हम बोलते हैं हम निगोशिएट कर रहे होते हैं या रीनिगोशिएट कर रहे होते हैं अपनी एक सेंस ऑफ सेल्फ को। मतलब कि जब हम बोल रहे होते हैं हमारी एक आइडेंटिटी शो हो रही होती है हमारी लैंग्वेज से। उनका कहना है कि लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी शो करती है और आपकी आइडेंटिटी आपकी लैंग्वेज से है। देखें ना, एक पठान अगर एक तरह से उर्दू बोल रहा है तो वो जो उर्दू जिस तरह बोल रहा है वो क्या ज़ाहिर कर रहा है, वो उसकी आइडेंटिटी ज़ाहिर कर रहा है कि हाँ ये पठान है इसलिए ये ऐसे बोल रहा है। ठीक है,
अब जो वो उसकी जो आइडेंटिटी है वो ये शो करती है कि वो क्यों ऐसे लैंग्वेज बोल रहा है। जाहिर सी बात है, वो उसकी सेकंड लैंग्वेज है और वो उसकी सेकंड लैंग्वेज के होने के नाते वो उसे ऐसे अपने कल्चर में बोलते हैं या उनसे ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज आपके आइडेंटिटी से रिलेट करती है, आपकी आइडेंटिटी आपकी लैंग्वेज से रिलेट करती है। क्लियर है? तो उनका कहना है जब जब आप बोलते हैं तब ये आपकी जो एक सेंस ऑफ सेल्फ है या सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, आप इसे निगोशिएट कर रहे होते हैं, रीनिगोशिएट कर रहे होते हैं, दूसरों को बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं जब जब आप ये बात करते हैं। एंड रीऑर्गेनाइजिंग दैट रिलेशनशिप अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। ठीक हो गया? What is implicated in this negotiation of identity? जब आप इस तरह अपनी आइडेंटिटी निगोशिएट कर रहे होते हैं थ्रू योर लैंग्वेज या दिखा रहे होते हैं, तो क्या क्या आप दिखा रहे होते हैं? जेंडर, रेस, क्लास, एथनिसिटी, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, एज, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लैंग्वेज की आइडेंटिटी से आप दिखा रहे होते हैं। कि आप देखें ना, एक बच्चा बात कर रहा है तो फिर वो बच्चों जैसी ही लैंग्वेज बोलेगा ना, बच्चों जैसी ही बात, तो ये उसकी आइडेंटिटी उसकी लैंग्वेज से ज़ाहिर होगी। ये सारी चीज़ें हैं जो आप इस तरह करते हैं। इसके अलावा जी ये MCQs हैं, ये आपने ख़ुद पढ़ने हैं। टॉपिक नंबर 39, लैंग्वेज एंड पावर। जी उनका कहना है द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड पावर इज़ एम्बिवेलेंट, मतलब कि दोनों का रिलेशनशिप आपस में बहुत उलझन वाला है, बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्था किस्म का टाइप है। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज़ मेंट बाय लैंग्वेज एज पावर या पावर ऑफ लैंग्वेज या लैंग्वेज ऑफ पावर, जो भी कह लें। उनका कहना है what is here meant in general is that all power must finally use लैंग्वेज के जो भी किसी ने कुछ भी करना है उसने कहीं ना कहीं लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ही करना है। किसी ने कमांड देनी है, किसी ने किसी को परसू करना है, इन्फ्लुएंस करना है, कुछ भी करना है, पावर किसके ज़रिए जो होती है क्या कहते हैं, किसी को दिखाई जाती है, किसी को जताई जाती है या किसी को बेंड किया जाता है, वो किसके ज़रिए किया जाता है? जाहिर सी बात है, वो जो पावर रखता है वो कुछ बोलेगा ही ना। और तो पीछे उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास जो मर्ज़ी है, उसके पास गन्स हैं, बट उसने जो कमांड देनी है, जिस तरह अगले को बेंड करना है अपनी कमांड के ऊपर या अपनी पावर जैसे दिखानी है, वो अपनी लैंग्वेज के ज़रिए ही दिखानी है ना। तो यही इनका कहना है कि इन जनरल इज़ दैट ऑल पावर मस्ट फाइनली यूज़ लैंग्वेज, बी कन्वेड थ्रू इट एंड मैनिफेस्टेड इन इट टू कमांड, दैट इज़ टू स्पीक वेयर अदर्स मस्ट ओनली हियर एंड ओबे। ठीक है, अच्छा जी, अब जी उनका कहना है पावर कहाँ से कहाँ तक आप कर सकते हैं लैंग्वेज की पाबंदी। ये जी आपके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से लेके, आपको पता है ना कैसे किस तरह आपके पॉलिटिशियंस जो हैं वो किस तरह लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपको डोमिनेट करते हैं, आपकी जो है किस तरह आपको बेंड करते हैं अपने मफादात के लिए। ठीक है, आपके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से लेके आपके स्पीकिंग मैनर्स के, किस तरह कोई बोलता है, किस तरह कोई परस्यू करता है, किस तरह कोई वर्ड्स के साथ खेल के आपको अपनी चीज़ पे लेके आता है, यहाँ से शुरू हो के आप या आपकी तकरीबन हर एक डेली लाइफ में आप फैला हुआ है लैंग्वेज की पावर। इसमें जी अब उन्होंने कहा है टू द आर्ट्स ऑफ सडक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजिंग वाले किस तरह वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको अपनी चीज़ बताते हैं, दिखाते हैं, अपनी चीज़ की तरफ लाते हैं, उस आपको परसू करते हैं कि नहीं जी एक रात में रंग गोरा। ठीक है, तो इस तरह के ये अल्फाज का जो एक गेम खेल के एक पावर वो दाते हैं, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा सेल्स ट्रिक ऑफ टेलीफोन मार्केटिंग, किस तरह टेलीफोन मार्केटिंग में जो है ये ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं सेल्स के, किस तरह वो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, एक पावर वो लेके आते। इसके अलावा जी मेनेसिंग अंडरटोन्स एट द वर्क प्लेस और इन द फैमिली, के किस तरह आपके रोज़मर्रा के फैमिली में किस तरह वो डबल मीनिंग बातें करते हैं और आपको बातें लगाते हैं और किस तरह वो आपसे काम निकलवाते हैं आपकी फ़ैमिली के अंदर ही। अब आई एम श्योर के सारे आप जानते ही होंगे ये इस हर एक घर घर की कहानी है। इसमें क्या अब कहें कि वो अम्मा जी ये नहीं कहती कि दही ले आओ, कहती हैं दुपट्टा कहाँ है मेरा, मैं बाहर से लेके आती हूँ। तो ये होती है लैंग्वेज की पावर कि किस तरह आपने यूज़ करने हैं अपने वर्ड्स
किसी को बेंड करने के लिए, किसी को कुछ भी करने के लिए। फिर जी नेक्स्ट जी आ जाए जी, विदाउट अ डाउट द पावर ऑफ लैंग्वेज कंसिस्ट इन द फैक्ट दैट इट कैन बी यूज फॉर रिटोरिकल परसुएशन। किस तरह कोई आपको परसू करता है, इन्फ्लुएंस करता है कोई चीज़ करने के लिए, कोई चीज़ किस तरह एक वो पूरा रिटोरिकल कन्वर्सेशन चलती है, आप पता ही है। तो ये जी सारे लैंग्वेज की पावर ही है कि लैंग्वेज ही एक बीच में मेन फैक्टर है जो कि ये सारी चीज़ें करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे जी आ जाए जी, एक MCQs है, आपने खुद पढ़ना है। टॉपिक नंबर 40 लैंग्वेज एंड लॉ जी। उनका कहना है लैंग्वेज लीगल लैंग्वेज इज़ द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज बाय लॉयर्स एंड अदर लीगल प्रोफेशनल्स इन द कोर्ट ऑफ अदर वर्क्स। MCQs, ये जो लॉयर्स इस्तेमाल करते हैं या जो कोर्ट में इस्तेमाल होती है लैंग्वेज, ये जी कौन सी लैंग्वेज होती है? लीगल लैंग्वेज होती है। अच्छा जी, उनका कहना है कि ये खाली ना कोर्ट रूम तक ही ये लैंग्वेज नहीं रहती, ये लैंग्वेज इससे भी बियॉन्ड जाती है, जैसे कि टू इंट्रैक्शन बिटवीन police and suspects, to conversation between lawyers and their clients etc. और इसके अलावा a little reflection is enough to notice how essential language is to the legal enterprise। के एक लीगल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कैसे वो एक पूरे डॉक्यूमेंटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी एक अलग ही लैंग्वेज होती है। तो ये सारी जो लैंग्वेज होती है वो लीगल लैंग्वेज कहलाती है। अच्छा जी, ये MCQs है, ये आपने पढ़ना। ये ना एक उन्होंने एग्जांपल दिया है कि कैसी लीगल लैंग्वेज होती है। तो जी ये MCQs है कि यहाँ पे उनका कहना है वो कैन फाइंड अ लॉट ऑफ लीगल टर्म्स इन दिस एग्जाम्पल सच एज मर्डर इन द फर्स्ट डिग्री। ये एक टर्म इस पूरे पैराग्राफ में यूज़ की गई है। इसका क्या मतलब है? ये एक लीगल टर्म है। व्हेन समवन इज़ एक्यूज्ड ऑफ मर्डर in first degree, it means that he or she kills another purposely, either of deliberate or premeditated malice or by means of poison। कि जब इस तरह का एक लीगल टर्म कहीं लिख दी जाती है कि मर्डर इन द फर्स्ट डिग्री, इसका मतलब है कि किसी ने किसी को मर्डर किया है पर्पसली, उसका इरादा था या उसने एक जानबूझकर या प्रॉपर प्लानिंग से या उसे क्या कहते हैं जहर दे के किसी भी तरह उसका पर्पस था, उसने जानबूझ के नहीं किया, ये उसका मतलब होता है। इसके अलावा जी ये MCQs हैं नीचे, और इस पैराग्राफ में और भी टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि लीगल लैंग्वेजेस में आते हैं। मैनस्लॉटर, लेजिस्लेचर, प्रोसिक्यूशन अटॉर्नी। मैनस्लॉटर क्या होता है, ये MCQs के हवाले से 3 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो इसका मीनिंग पूछ सकते हैं। तो मैनस्लॉटर होता है द अनलॉफुल किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बाय अनदर विदाउट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटेंट टू डू इंजरी। कि जी आप ने ज़िबा कर दिया, बस मैनस्लॉटर नाम से ज़ाहिर है कि बस आप अनलॉफुल की किलिंग कर दी है और आपका इरादा भी नहीं था कि आप इससे कुछ कम करते या आप उसे खाली नुकसान थोड़ा सा पहुंचाना चाहते, आपका इरादा ही उसे मारने का था। लेजिस्लेचर जी होता है कि एक कुछ पीपल, कुछ लोग या एक यूनिट कह लें, पॉलिटिकल यूनिट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ मेकिंग का, वो लॉ बनाता है। तो जी वो जो लॉ बनाने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं लेजिस्लेचर। प्रोसिक्यूशन अटॉर्नी वो होता है कि जो गवर्नमेंट या कुछ लोगों के बिहाफ पे कोई केस लड़ता है। लॉ एंड साइंस जी MCQs है। बेंथम सजेस्ट दैट अ लॉ इज़ एन असेंबलेज ऑफ साइंस। लॉ क्या होता है? वो जी असेंबलेज होता है साइंस का, साइंस की कलेक्शन से भरा होता है। इसके अलावा जी MCQs होता है जी, लीगल सिस्टम कस्टमरली ट्रीट मर्डर एज एन ऑफेंस और सलेंडर एज अ टोर्ट। या जी लीगल सिस्टम में ये कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो जी इस तरह मर्डर को क्या करता है कि ऑफेंस समझता है, क्रिमिनल ऑफेंस समझता है, और सलेंडर एज अ टोर्ट के फेक स्टेटमेंट्स को भी उनकी एक नॉर्म होती है। किसी की रेपुटेशन के लिए, कोई फेक रेपुटेशन ख़राब करने के लिए कोई क्या कहते हैं कोई फेक स्टेटमेंट बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? और सलेंडर
एज अ टॉर्ट, मतलब स्लेंडर एज अ टॉर्ट। अच्छा जी, द प्रैग्मेटिक्स ऑफ लीगल सिस्टम, लीगल लैंग्वेज जी MCQs है, ये आपने खुद पढ़ना है। द सिमेंटिक स्टिंग जी, उनका कहना है कि जो लॉ बनाता है ना, वो जो पर्सन लॉ बनाने पे ऑथराइज्ड होता है, वो जी उसके जो लॉ होते हैं, उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको कम्युनिकेट करने आना चाहिए थ्रू लैंग्वेज। इट मेक्स द लॉ दैट इट कम्युनिकेट्स बाय इट्स यूज़ ऑफ लैंग्वेज। जिस तरह लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, उस लैंग्वेज के ज़रिए वो लॉ बताएगा अपना आप, दिखाएगा अपना आप। तो इसे क्या कहते हैं? दिस कैन बी कॉल्ड द कम्युनिकेटिव मॉडल। अच्छा जी, इसमें बस आपने ये पढ़ना है या आपने समझ लें कि जी उनका कहना है कि अगर कभी एक किसी ने लॉ मेकर ने एक लॉ अपने एक कॉन्सेप्ट के मुताबिक लिखा, जबकि जज ने या कोर्ट ने उसे अपने ही इंटरप्रिटेशन या अपने ही क्या कह लें कि अपने ही मतलब के तौर पर लेके तो उसने एक जगह पे वो अप्लाई कर दिया। तो इस सिस्टम में इस जगह पे क्या होगा, या वो क्या करेंगे कि आने वाले दिनों में फिर वो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस्तेमाल होगा कि हाँ जी, ये लॉ जो है वो इस तरह इस जगह भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये इस पूरे का मतलब है। बस इसी के साथ होता है हमारा लेसन नंबर 8 ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।